नमस्कार, मैं रविश कुमार। पढ़ने के लिए पलायन, इस निगाह से देखिए तो भारत का युवा जहां भी है वहीं से पलायन कर रहा है। इस पलायन पर खर्च होने वाली राशि को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि औसत शिक्षा के नाम पर जब कोई पलायन करता है तब उस पर एक एक परिवार के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। खराब कॉलेज और घटिया यूनिवर्सिटी के कारण जो बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ, हर परिवार की तरक्की रोक रहा है। एक राज्य के भीतर का नौजवान अपने गांव कस्बे से जिले की तरफ भाग रहा होता है। जिला जिला भाग लेने के बाद वो अपने राज्य की राजधानी की तरफ पलायन करता है। वहां कोई कॉलेज होगा, राजधानी जाकर भी उसकी मुलाकात अच्छी इमारतों वाली घटिया यूनिवर्सिटी और घटिया कॉलेज से ही होती है। फिर वहां फंसे कुछ युवकों में से कुछ दूसरे युवक दूसरे राज्यों की राजधानी की तरफ भागते हैं। वहां से भागते भागते दिल्ली की तरफ भागते हैं। शिक्षा के निजीकरण के कई दशक बीत जाने के बाद भी भारत में प्राइवेट के नाम पर ज्यादातर घटिया संस्थान ही खुले। जो छात्र वही घटिया शिक्षा सरकारी संस्थान में कम पैसे पर हासिल कर लेता था, अब कई गुना देकर प्राइवेट में घटिया तालीम हासिल करता है। कोचिंग के लिए पलायन करता है, कॉलेज के लिए पलायन करता है, पलायन करता ही रह जाता है। इस बीच उसकी और उसके परिवार की पूंजी का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। लेकिन पलायन करने वाला यह तबका कभी भी रुककर शिक्षा की नीति और घटिया कॉलेजों पर बात नहीं करता। अंत में एक दिन अमेरिका, लंदन, चीन, कनाडा, कजाकिस्तान, मनीला की तरफ भागने लग जाता है। 11 लाख छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह तस्वीर है हमारे नौजवानों की पॉलिटिकल क्वालिटी की। हर छात्र को हिसाब करना चाहिए कि स्कूल, कॉलेज की फीस देने के अलावा ट्यूशन से कोचिंग और पलायन पर वो अपने जीवन में कितना पैसा खर्च करता है। क्या उसके मुताबिक अच्छी तालीम पाता है? कॉलेजों में अच्छे शिक्षक और पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होती आसपास के जिलों में तो पलायन की यह नौबत नहीं आती। अब तो छात्रों ने उम्मीद छोड़ दी है, इसलिए विदेशों की तरफ पलायन करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी 23 सितंबर के बिजनेस स्टैंडर्ड में रिसर्च करने वाली एक संस्था की रिपोर्ट छपी है। इसके अनुमान के मुताबिक 2024 तक भारत के छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 75 से 85 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। भारतीय रुपए में यह 6.3 लाख करोड़ होता है। 2016 में 4,40,000 छात्र विदेश गए, 2019 में 7,70,000, 2024 तक 18 लाख हो जाने के अनुमान है। चूंकि विदेश जाने की होड़ शुरू हो रही है तो अब विदेश जाने पर स्कॉलरशिप देने की होड़ शुरू हो रही है। राजनीति बिल्कुल दी जानी चाहिए, लेकिन यह बहाना नहीं बनना चाहिए कि राज्यों के कॉलेजों को खराब हालत में छोड़ दिया जाए। एक ट्रेंड और शुरू हो रहा है। राज्य सरकारें स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के नाम पर कैश बांट रही हैं। सवाल है कि कॉलेज अगर खराब है, पढ़ाई का स्तर औसत है, तब इस स्कॉलरशिप से क्या लाभ होने वाला है? यह राजनीति ठीक उसी तरह की है कि नौकरी नहीं देंगे लेकिन बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक और नई होड़ मची है एजुकेशन लोन की। सरकारी शिक्षा को कमजोर कर प्राइवेट शिक्षा के नाम पर छात्रों को लोन के हवाले किया जा रहा है। इस पर बात होनी चाहिए कि एजुकेशन लोन ने अमेरिका के नौजवानों को कितना खोखला कर दिया है। अमेरिका में हर छठे वयस्क व्यक्ति पर एजुकेशन लोन है। 42 लाख वयस्कों पर 4 साल की स्नातक की पढ़ाई के दौरान $30,000 यानी भारतीय रुपए में 22 लाख का कर्ज हो जाता है। पढ़ाई के बाद लाखों छात्र लोन नहीं चुका पाते हैं और चुकाते चुकाते लोन में जीते रहते हैं। 1/3 लोन कभी नहीं चुक पाता। मई 2019 में CNBC की एक रिपोर्ट में अमेरिकी छात्रों का बयान है कि पढ़ाई के लिए कर्ज से वो इतना दब गया है कि अमेरिका की तुलना में तीसरी दुनिया में उसका जीवन स्तर कहीं ज्यादा बेहतर होता। इसी रिपोर्ट में है कि अमेरिकी छात्र कर्ज से भागने के लिए देश से ही भागने लगे। आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ऐसी खबरें बहुत मिलेंगी। सरकारी अस्पताल और सरकारी शिक्षा का कोई जवाब नहीं। कम खर्चे में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा इस देश ने पहले भी दी है और अब भी चंद संस्थानों में दी जा रही है। सवाल है कि इसका विस्तार राज्यों के जिलों में मौजूद जो कॉलेज हैं वहां तक क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका में छात्रों पर कर्ज का जो बोझ बढ़ा है उसे उतारने की राजनीति होने लगी है।
राष्ट्रपति बाइडेन ने $10,000 तक का लोन माफ करने का समर्थन किया है, जबकि मांग थे कि $50,000 तक का लोन साफ कर दिया जाए। अगर $10,000 तक का भी लोन माफ हुआ तो $400 बिलियन का लोन माफ होगा। ध्यान से सुनिए, भारतीय रुपए में कोई 29 लाख करोड़ होगा। भारत सरकार का पूरा बजट ही करीब 35 लाख करोड़ का है। डू यू गेट माई पॉइंट? प्राइवेट और महंगी शिक्षा के कारण अमेरिका और उसके छात्रों का यह हाल हो गया है। क्या आप चाहेंगे कि भारत का गरीब छात्र अगले 10 वर्षों में इस तरह के कर्ज में डूब जाए? लोन किस आधार पर माफ हो, इसे लेकर अमेरिका में तरह तरह से सवाल उठ रहे हैं, जिसमें अभी हमारी दिलचस्पी कम है। अमेरिका में छात्रों के लोन की माफी को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। यह बहस एक दिन भारत में भी आएगी। वहां तो लोन के बदले कई शानदार संस्थानों में पढ़ने का मौका भी मिल जाता है, लेकिन क्या यहां 2-4 यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो लोन के बदले ढंग के संस्थान छात्रों को मिलते हैं? सैकड़ों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलकर बंद हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के नाम पर भारत का गरीब छात्र बुरी तरह ठगा गया और अच्छी सैलरी की नौकरी भी नहीं मिली, पढ़ाई भी अच्छी नहीं मिली। भारत का हर छात्र ठगा हुआ एक उपभोक्ता है, जिसे दाम के बदले घटिया सामान बेच दिया गया। इंजीनियरिंग कॉलेजों के बंद होने की खबरों के पीछे एक कारण खराब गुणवत्ता भी है। यही कारण है कि भारत के ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकले छात्रों की गुणवत्ता को लेकर आए दिन इंडस्ट्री से टिप्पणी आती रहती है कि काबिल नहीं है तो नौकरी कैसे दें। फिर 4 साल जो इन्होंने फीस दी, लोन लेकर फीस दी, उन्हें पढ़ाई क्यों घटिया मिली, इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? छात्र ही क्यों नहीं करते? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 8,263 करोड़ का एजुकेशन लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए हो गया है। 84,000 करोड़ से अधिक का एजुकेशन लोन है। यह बैंकों का डेटा है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, नर्सिंग के अलावा अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए ये लोन लिए गए हैं। इंजीनियरिंग और नर्सिंग का एनपीए बहुत ज्यादा है, मतलब नौकरियां यहां कम हैं। मनी कंट्रोल के दिनेश उन्नीकृष्णन की पिछले साल जनवरी की रिपोर्ट है कि अब बैंक भारतीय छात्रों को एजुकेशन लोन देने में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, तो एजुकेशन लोन के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। अब आते हैं बिहार पर। 12 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। क्या यहां एक भी कॉलेज है जिसमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई या बिहार के ही माता पिता सपने देखते हो? पिछले दिनों प्राइम टाइम में आपने पटना यूनिवर्सिटी का बड़ा बुरा हाल देखा। आज छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी का हाल बताता हूं। 2018 में जब हमने यूनिवर्सिटी सीरीज की थी और करीब 40 प्राइम टाइम लगातार दिखाए थे, तब जेपी यूनिवर्सिटी की खूब चर्चा हुई कि वहां 7-7 साल लग जाते हैं 3 साल का बीए करने में। इसके बाद कुछ सुधार हुआ, लेकिन अब सुधार की गति फिर से रुक गई है। यह चमकती हुई जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी कहलाती है। इसकी दीवारें बता रही हैं कि जेपी के नाम पर राजनीति तभी होती है जब उनके नाम पर ठगी करनी होती है। हाल ही में इस महान यूनिवर्सिटी का जिक्र किसी विवाद के संदर्भ में आया, लेकिन इसकी दीवारों पर छाई काई बता रही है कि हकीकत क्या है। यूनिवर्सिटी को बाहर से देखिए। गेट तो इस तरह बनाया गया है जैसे भीतर जाने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिखाई देगी। गेट के बाहर की सड़क आप देख ही रहे हैं। शुक्र है नहीं बनी है, वरना मंत्री जी भी इस पर टोल लगा देते। यह कम से कम फ्री तो है। अब आप क्लासरूम में आइए। युवाओं को क्रांति के लिए ललकारने वाले जेपी के नाम पर युवाओं को बर्बाद करने की पाठशाला देखिए। जेपी कैलिफोर्निया की बर्कली यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, जहां से बिहार के गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी पढ़ाई की थी। क्या खुद जेपी अपने नाम पर बने इस खंडहर को देखकर सहन कर पाते? खबरों के अनुसार यहां नए वाइस चांसलर जी आए हैं। इनको आए 3 महीने हुए और उन पर 70 करोड़ के गबन का आरोप भी लग गया और राज्यपाल ने इनकी वित्तीय शक्ति जब्त कर ली। छात्रों का कहना है कि उस आरोप पर जांच के लिए कमेटी बनी, 8 महीने बीत गए, कुछ तो फैसला हो, या फिर वीसी की शक्ति बहाल की जाए या नया राज्यपाल दिया जाए। क्या आप अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी की कल्पना कर सकते हैं जिस देश में जाने भर से विदेश यात्रा सफल हो जाती है? या जेपी यूनिवर्सिटी देखना चाहेंगे?
यह यूनिवर्सिटी बताती है कि बिहार के नौजवानों की पॉलिटिकल क्वालिटी 0 है, माइनस, वरना कोई भी छात्र अपनी इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, सेशन के बारे में हमें यही बोलना है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो सेशन है 2014 से ही इसकी गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। 2014 से ही परीक्षाएं लंबित होते गई, न जाने कितने हमारे विश्वविद्यालय में कुलपति आए, लेकिन परीक्षाएं को नियमित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए। 3 साल की पढ़ाई की डिग्री हमें 5 सालों में मिलती है। हमारे विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षा का अभी जो माहौल है, हमारे विश्वविद्यालय में आप आइएगा तो आए दिन आप देखिएगा कि VC घास उखाड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। क्या कारण है इसका? क्यों आप विश्वविद्यालय को सुचारू ढंग से नहीं चला रहे हैं? जयप्रकाश नारायण के नाम पर विश्वविद्यालय है, इसको आप उपहास का केंद्र बनाए हुए हैं। अगर यहाँ से बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो उपहास का कारण बनते हैं कि आप जयप्रकाश विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जहाँ पर न शिक्षा है और न समय से वहाँ परीक्षा होता है। विगत मुझे 8 साल हो गए इस विश्वविद्यालय का छात्र रहते हुए। 5 साल में मैंने ग्रेजुएशन किया, 2 साल मेरे ऐसे, 1 साल मेरे ऐसे बीत गए और 1.5 साल में अभी तक एक भी परीक्षा नहीं हुए स्नातकोत्तर के। तो आज जो भी इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बिहार के जो UPSC के सिविल सर्विस के परीक्षा होते हैं उसमें बिहार के कई छात्र टॉप होते हैं। उसमें क्या होती है, लोगों को अंदर अपने बिहार के नाम की वोट देने की एक अपने सब लोगों की इच्छा होने लगती है। और वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार की, उसको अगर निचले स्तर से देखा जाए तो हमारे मिडिल स्तर से लेकर और शैक्षणिक वातावरण में विश्वविद्यालय कैंपस तक इतनी बड़ी अराजकता फैली हुई है, जिसकी वजह से आने वाले छात्रों का भविष्य, अभी वर्तमान के छात्रों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। क्या विष्णु, परमेंद्र और प्रशांत की बात सुनकर आपको नहीं लगता कि इनके साथ गलत हो रहा है? इतनी बर्बादी के बाद भी बिहार में शिक्षा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह नेताओं के लिए कितनी अच्छी बात है। उन्हें यह राहत बिहार के युवाओं ने ही दी है कि ऐश कीजिए, हमें बर्बाद कर दीजिए, आप ऐश कीजिए। जेपी यूनिवर्सिटी के डीन बता रहे हैं कि 2017, 18, 19, 20 हर साल का सत्र लेट चल रहा है, मतलब समय से परीक्षा नहीं हुई है। तालाबंदी अलग कारण है, लेकिन 2017 में एडमिशन लेने वाला छात्र अभी तक क्यों लटका हुआ है? वर्तमान में विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से 3 सत्र हैं। एक 17-19 का सेमेस्टर 3 का एक सत्र है, और उसके बाद सेमेस्टर 1 का 2 सत्र है। एक 18-20 है, दूसरा 19-21 है। अब जैसा आपने पूछा है कि सेशन रेगुलराइजेशन के बारे में, तो 17-19 का एग्जामिनेशन तो 17-19 में ही समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन 19 में यह परीक्षा नहीं हो पाई। 20 में निर्धारित था उस परीक्षा का होना, लेकिन 20 के मार्च के बाद से कोरोना का समय आ गया, इसलिए 2020 जो है पूरी तरह से कोरोना की वजह से बाधित रहा। जेपी यूनिवर्सिटी में कुल 33 कॉलेज हैं, इनमें करीब 1000 शिक्षक ही हैं। यह संख्या काफी कम है। मुझे नहीं पता कि छपरा के लोग इस यूनिवर्सिटी को लेकर क्या बातें करते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि वहां के माता पिता को भी फर्क नहीं पड़ता कि जेपी यूनिवर्सिटी में उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक चटकाया तो हम घबरा ही गए। रिसर्च सेक्शन में अल्बर्ट आइंस्टीन की तस्वीर मिल गई। वो छपरा में क्या कर रहे हैं? लेकिन इस पोस्टर पर लिखा है, कोई भी मूर्ख समझ सकता है कि बात समझने की है। कमाल का उदाहरण है। इसे जेपी यूनिवर्सिटी की साइट पर ही मिलना था। फिर लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि यह बात समझने की है कि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? यह सवाल मैं लोगों से नहीं, आइंस्टीन मिश्रा जी से पूछ रहा हूं। छपरा के इलाके के युवाओं के लिए कितना बुरा है कि पास में एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर वे पटना पलायन कर भी जाएं तो वहां पटना यूनिवर्सिटी की हालत खस्ता है। प्राइम टाइम देख लें, पटना यूनिवर्सिटी वाली तो बेहोश हो जाएंगे। फिर दिल्ली आएंगे तो परिवार पर लाखों रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। नहीं आएंगे तो कितने पीछे चले जाएंगे पता नहीं। इसके बाद भी जेपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा ने बिहार के पिछड़े इलाके में छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देने में सफलता प्राप्त कर ली है। विद्या कसम, आप भी पढ़ लीजिए। इसी महीने विवाद हो गया कि जेपी यूनिवर्सिटी से जेपी को ही राजनीति शास्त्र के कोर्स से हटा दिया गया और दीनदयाल उपाध्याय को शामिल कर लिया गया। तब लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री बयान देने लगे।
बिल्कुल जेपी यूनिवर्सिटी में लोहिया और जेपी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन पहले यह तो देखना चाहिए कि उनके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक है भी या नहीं। इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा यह राम जयपाल कॉलेज है, 1971 से अस्तित्व में है। यहां 5000 छात्र पढ़ते हैं। इन 5000 छात्रों के लिए शिक्षकों की मंजूर पदों की संख्या 46 है, 46। यह भी कितनी कम है, लेकिन इसमें से भी 50% पद खाली हैं, यानी 23 शिक्षक 5000 छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ते होंगे आप सोच सकते हैं। उसमें से भी कई शिक्षकों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगा दी जाती है। हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन कुछ तो सोचिए कि शिक्षा के नाम पर बिना शिक्षा के निकल रहे ये बच्चे क्या करेंगे। कॉलेज की इमारत को लेकर क्या ही रोना रोया जाए जब शिक्षक भी नहीं हैं। इन दिनों 2017 के बैच का इम्तिहान यहां चल रहा है, जिन्हें 2020 में बीए कर जाना चाहिए था। हजारों छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है और लोग टीवी पर देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बन गया है। दुनिया को भरमाने का यह सबसे झूठा प्रोजेक्ट है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। उन्होंने कॉल किया हम लोग से बोला कि आप पुलिस वाले आए हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या एक्शन लिया गया मेरे पति के लिए? इस छोटे से बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? वो पूछ रहा है, रास्ते पर बोल गया है, जितनी बार फोन बज रहा है मेरा पापा का कॉल आया, बात करा था। कहाँ से बात करूँ? मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला है। मुझे यहाँ से न्याय चाहिए। उससे पहले सस्पेंड कीजिए, मुझे डीएम से मिलना है, उसके बाद किसके लिए भी मुझे सोचना है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में इंसाफ की परिभाषा समय और राजनीति के साथ बदलती रहेगी। आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आज एक इंसाफ की घोषणा हुई कि मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी मिलेगी। एक इंसाफ और हुआ कि मृतक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसकी राशि और बढ़ सकती है। अब रही बात कानून के रास्ते मिलने वाले इंसाफ की, तो उसकी रिपोर्ट यह है कि 6 पुलिस वाले निलंबित हुए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए। वे फरार हैं या लापता है, पुलिस ही पुलिस का हाल बता सकती है। आज पीड़ित परिवार से समाजवादी पार्टी के नेता ने भी मुलाकात की और फिर परिवार की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हुई। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर संतुष्ट हैं और मुख्यमंत्री ने उनकी सारी बातें मान ली हैं। एनडीटीवी इस वीडियो की तस्दीक तो नहीं करता, लेकिन ये कल से वायरल है। इसमें गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी विपिन टांडा मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को समझाते दिखते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लंबा होता है। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उसका पदवा नहीं बता पा रही क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो, जो परिवार जिनों के साथ बैठे थे, वो दोनों लोग ने पुलिस का साथ दिया। मीनाक्षी को अपने पति की मौत की एफआईआर कराने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, ये उनके ट्वीट से पता चलता है। 28 सितंबर को रात 10:54 पे उन्होंने ट्वीट किया कि गोरखपुर सीएम साहब के जिले का यह हाल, मेरी कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है, डीएम और एसपी ने मुकदमे से मना कर दिया है, कोई तो हेल्प करो। मीनाक्षी ने 29 सितंबर को 12:01 पे ट्वीट कर आरोप लगाया कि होटल के जिस कमरे में उनके पति को मारा गया, वहां सबूत मिटाने के लिए पुलिस ने फर्श से खून साफ करवा दिया है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत जानलेवा चोटों की वजह से हुई है। उनके पूरे जिस्म पर गंभीर चोटें मिली हैं, जिसमें सिर में बाहरी और अंदरूनी दोनों चोटें हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके माथे पे 5 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी गहरी चोट थी। माथे पे चोट के अलावा सूजन थी, बाईं आंख के ऊपर की हड्डी में चोट थी, उनका होंठ सूजा हुआ था, उनकी कुहनी कटी हुई थी, उनकी बाहों में चोट थी, उनके सिर में अंदरूनी चोट थी जिसमें कुछ नीलापन भी था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें नौकरी देने, मदद की रकम बढ़ाने और केस की जांच कानपुर ट्रांसफर करने का वादा किया। तुरंत केडीवीसी को बुलाया, निर्देश जारी किया और दूसरा उन्होंने कहा कि केस जो आप चाहती गोरखपुर में इसकी जांच ना हो, कानपुर में जांच हो, इसके लिए यहाँ पर एक पुलिस अधिकारियों की कमेटी बना करके वो जांच यहीं कर लेगी। मनीष गुप्ता के मामले के तूल पकड़ने से सरकार और पुलिस दोनों की किरकिरी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दागी पुलिस वालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसमें कहा गया कि हाल के दिनों में कतिपय पुलिस अधिकारियों, कार्मिकों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिली हैं। यह कतई स्वीकार्य नहीं है। पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराएं। सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों, कार्मिकों की बर्खास्तगी की जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सुबह मनीष के घर पहुंचकर उनके परिवार को 20 लाख की मदद करने और मुकदमा लड़ने को मुफ्त वकील दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज जब जांच करेंगे, सीबीआई जांच जब होगी और माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज जब उसकी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे तो परिवार को न्याय मिलेगा। गोरखपुर में 6 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा कोई नया नहीं है। यूपी में कम से कम 30 पुलिस वालों पे इस साल हत्या के मुकदमे कायम हुए हैं। जनवरी में जौनपुर में 24 साल के नौयुवक की हत्या का मुकदमा 9 पुलिस वालों पर कायम हुआ। मार्च में अंबेडकर नगर में युवक की कस्टडी में हत्या के मामले में 8 पुलिस वालों पर मुकदमा कायम हुआ। मई में उन्नाव में एक सब्जी वाले की हिरासत में हत्या का मुकदमा 3 पुलिस वालों पर कायम हुआ। जून में सुल्तानपुर में एक 35 साल के युवक की हिरासत में हत्या का मामला 4 पुलिस वालों पर कायम हुआ। गोरखपुर में भी आरोपी दरोगा जैन सिंह पर इसके पहले 2 बार और हिरासत में हत्या के आरोप लग चुके हैं। इस बार भी गोरखपुर पुलिस शुरू में मामले को दबाती नजर आती है। मनीष की मौत के बाद गोरखपुर के एसएसपी ने पुलिस पे कार्रवाई करने के बजाय उल्टे मनीष और उनके साथियों की जांच कराने का ऐलान कर दिया था। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऊपर इस तरह के आरोप बिल्कुल आम है। जरूरत है उसके पूरे ढांचे और उसकी पूरी सोच को बदलने की। उसके बिना ये सब चलता रहेगा। गोरखपुर में सलीम खान, कानपुर में अरुण अग्रवाल और लखनऊ में विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। शहर में बच्चों में वायरल फीवर के साथ डेंगू भी तेजी से फैल रहा है। आलम यह है कि अस्पताल में एक ही बिस्तर में 2-2, 3-3 बच्चे भर्ती हैं। यहां के कमला राजा अस्पताल के पीडियाट्रिक आईसीयू में 16 बेड थे। बीमार बच्चों की संख्या बढ़ी तो यहां एक बिस्तर पर 5 से 6 बच्चे भर्ती करने की नौबत आ गई। इसे देखते हुए प्रशासन ने पिछले 17 दिनों में पीडियाट्रिक आईसीयू में 40 नए बेड बढ़ाए, फिर भी हर बच्चे को बेड नहीं मिल रहा है। ग्वालियर में डेंगू अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अस्पताल के हालात बदतर होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को भर्ती किया गया है। 56 बेड पर 95 बच्चे भर्ती हैं। 12 बच्चों की स्थिति ज्यादा गंभीर है। प्रशासन संभल कर बयान दे रहा है।
पूर्व में 2 डेथ जरूर थी, एक बच्चे की थी, उसमें एक बुजुर्ग की थी, और टोटल अभी तक हम लोग को 189 केस मिल चुके हैं, इसमें से आधे करीब बच्चे हैं। ग्वालियर में जय आरोग्य और कमला राजा हॉस्पिटल के डॉक्टर लगातार बच्चों के इलाज में लगे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हालात ये हैं कि जबलपुर में बच्चों के वार्ड में 90 बिस्तर हैं, 125 बच्चे भर्ती हैं। रीवा में 15 बेड में 40 बच्चे भर्ती हैं। सागर में 82 बेड हैं, 120 बच्चे भर्ती हैं। शहडोल में 30 बिस्तरों पर 80 बच्चे भर्ती हैं। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक वार्ड में 200 बिस्तरों की क्षमता है, 198 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। डेंगू, पोस्ट कोविड और वायरल की वजह से बीमार बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी दावे चरमरा रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज जो स्थिति यहाँ देखने को मिली है बहुत ही शर्मनाक, और यदि सरकार की आंखें ऐसी दुर्दशा देखती हुई बंद है तो ऐसी निकम्मी सरकार को मध्य प्रदेश से हट जाना चाहिए। राज्य सरकार ने दावा किया था कि तीसरी लहर से निपटने के उसने सारे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन यूपी से लगे ग्वालियर चंबल इलाके में सामने आ रहे मामले और सरकारी बदइंतजामी बता रही है कि ये सब खतरे की घंटी हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों पर ही बताया जा रहा है। सरकार ने तैयारी के बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन हालात सबके सामने हैं। वायरल और डेंगू से भी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस बीच जाने क्यों सरकार को स्कूल खोलने की भी जल्दी है, वो भी तब जब बड़वानी और छतरपुर में स्कूल खुलने के बाद बच्चे संक्रमित हुए और स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। ग्वालियर से देव शिमाली और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मई 2020 में ही महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए कोविड बेड की दरें तय की थी। निजी अस्पतालों ने सरकार के नियमों का पालन किया या नहीं, इसको लेकर एक सर्वे हुआ है, जिसमें पता चलता है कि 75% रोगियों से निजी अस्पतालों ने तय कीमत से ज्यादा वसूला, तो 56% परिवारों को अस्पताल के बिल भुगतान के लिए कर्ज लेने पड़े। पहली लहर के दौरान मई में जब कोविड चरम पर था, तब महाराष्ट्र सरकार ने सभी निजी अस्पतालों में कोविड बेड की फीस तय कर दी थी। बावजूद इसके ये सर्वे कहता है कि 75% रोगियों और उनके परिवारों ने निजी अस्पतालों ने तय दरों से ज्यादा लिया। जन आरोग्य अभियान और कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिति ने साथ मिलकर महाराष्ट्र के 34 जिलों में 2579 कोविड रोगियों और उनके परिवारों का सर्वे किया। इनमें से 95.4% रोगियों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया था, जबकि 4.6% का इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ। वेंटिलेटर बेड के किराए की सीमा 9000 रोज थी। आईसीयू बेड की सीमा 7500 प्रतिदिन और आइसोलेशन बेड की सीमा 4000 तय की गई थी। लेकिन 75% लोगों से निजी अस्पतालों ने ज्यादा वसूला। सर्वे में पाया गया कि निजी अस्पताल में इलाज कराने वाले हर मरीज से औसतन 1,55,934 रूपए अधिक वसूले गए। जिन पर सर्वे हुआ उन कुल रोगियों में से 1059 महिलाओं ने अपने पति को कोविड के कारण खो दिया था, जिनमें से 73% महिलाओं से अधिक शुल्क निजी अस्पतालों ने लिया। सर्वे में उन दवाओं का भी अध्ययन किया गया जिन्हें परिवारों को बाहर से खरीदने के लिए कहा गया था। सरकारी अस्पतालों में परिवारों ने बाहर से दवाओं पर औसतन 17,000 रूपए खर्च किए, जबकि निजी अस्पताल में दवा पर औसत खर्च लगभग 90,000 था। आधे से अधिक 56% मामलों में परिवारों को अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए किसी न किसी रूप में कर्ज लेना पड़ा। इस सर्वे में हमने पाया कि 75% मरीज ऐसे थे जिनको प्रतिदिन 10,000 रुपए से ज्यादा भरने पड़े, जो कि बहुत ज्यादा है। और जो औसत है प्रतिदिन खर्च का इस पूरे सैंपल में वो 21,215 रुपए है, जो कि आईसीयू केयर के जो मैक्सिमम जो रेट्स हैं उससे भी 3 गुना ज्यादा है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में ओवरचार्ज किया गया। इसमें हर मरीज को औसत 1,56,000 रुपए ज्यादा देने पड़े प्राइवेट अस्पतालों को, जो रेट के हिसाब से तय था उसके मुकाबले। तो इतने बड़ी मात्रा में ओवरचार्जिंग पूरे महाराष्ट्र में हुई है। और भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं। इन सब के सब मरीजों को जो ज्यादा मात्रा में पैसे लिए हैं प्राइवेट अस्पतालों ने, उनको वापस कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए, इनका ऑडिट करना चाहिए। अब राज्य सरकार से एक विस्तृत ऑडिट करने और मरीजों को ली गई अधिक राशि वापस करने की मांग उठ रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।